नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी जिसको कि आप एसीसी के नाम से जानते हैं, उन्होंने 8वें वेतन आयोग में 2 अधिकारियों की नियुक्ति को जो है मंजूरी दे दी है। अब कौन है ये 2 लोग, इनका नाम क्या है और क्या होगा इन दोनों अधिकारियों का कार्यकाल, सब कुछ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के एडिटर प्रियंका संभव। मैडम, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। हेलो विशाल। तो आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे 8वें वेतन आयोग पर आए सबसे बड़े अपडेट की। इसके बाद जो है चर्चा करेंगे आरबीआई की सख्ती की। आरबीआई ने जो है एनबीएफसीज और गोल्ड लोन देने के लिए जो है कुछ सख्ती की है, इस मामले को भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे लाखों मजदूरों की बड़ी समस्या। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरू। मैडम, कल ही हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात को सोचने और समझने की कोशिश की थी कि जो 3.83 का जो फिटमेंट फैक्टर, उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। 51 पेज का मेमोरेंडम को बहुत ही आसान भाषा में आपसे समझने की कोशिश की थी। आज एक और बड़ा अपडेट आया, 2 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा मैडम डीए में जो देरी हो रही है उसको लेकर भी जो है देशव्यापी जो हड़ताल हो रहा था, उस मामले को भी जो है आपसे समझने की कोशिश करेंगे। उस पर क्या ताज़ा अपडेट है, ओवर टू यू। ओके, सो पहली बात कि जो 2 अपॉइंटमेंट्स हुए एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स हैं और ऑब्वियसली अब जो है इस पूरे स्ट्रक्चर को अब तैयार किया जा रहा है। इससे पहले हमने और भी बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स देखे हैं। चेयरपर्सन नियुक्त हो चुकी हैं रंजना प्रकाश देसाई, पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर, पंकज जैन मेंबर सेक्रेटरी। फिर हमने कुछ जॉइंट सेक्रेटरीज का भी अपॉइंटमेंट देखा पिछले कुछ हफ्तों में, अमित सतीजा, नीरज कुमार त्यागी। और अब जो 2 अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जिसका जिक्र विशाल कर रहे थे, वो है स्मिता मौल जी का, जो डेप्यूटी सेक्रेटरी होंगी। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय में उपसचिव के पद पर कार्यरत हैं और अब वो यहां पर नियुक्त की जा रही है। इसके साथ साथ अंबिका आनंद को भी अपॉइंट किया जा रहा है डायरेक्टर के पद में। अभी वो इस्पात मंत्रालय में डायरेक्टर हैं और अब वो 8th ये जो पे कमीशन है उसमें निदेशक नियुक्त किए जाएंगे। यानी अब सपोर्ट स्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि देखिए घड़ी की टिक टिक तो बजी रही है। 18 महीने में इनको भी अब अपना सारा जो है अपने प्रस्ताव पेश करने हैं। और हमने जैसे देखा एनसीजेसीएम ने पहले ही उनकी जो डेडलाइन थे, समय से पहले ही उन्होंने अपने सुझाव, अपने प्रस्ताव, अपनी मांगे जो हैं वो रख दी हैं। अब पे कमीशन के लिए जो है उनका काम शुरू हो जाना चाहिए 2027 तक, ऐसा अनुमान है, कयास है। इनकी डेडलाइन मई 2027 है अगर मुझे ठीक से याद है। तब तक इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और ये बहुत बड़ा टास्क है, सारे सुझावों को ख्याल में रखना। इतने सारे 1 करोड़ प्लस जो है, मतलब जिसमें कि वेतनभोगी कर्मचारी और रिटायर्ड लोग वो दोनों हैं। ऊपर से दबाव, महंगाई का दबाव जो है, और इसका इंतज़ार हर जो है सरकारी महकमे से जुड़े व्यक्ति को होता है कि 8th पे कमीशन अब आ रही, नई कमीशन आएगा, उनके सैलरी में, उनके पे स्ट्रक्चर में किस तरह का रिविजन होते हुए आएगा। तो हम उसी दिशा पर अब देख रहे हैं कि कमीशन जो है एकदम फास्ट ट्रैक में आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है ऑलरेडी देर हो गई है, क्योंकि इनकी अनाउंसमेंट जो हमने देखी थी 2025 के अंत में होते हुए, और अभी तक जो है पूरी तरह से गठन ही नहीं हुआ। 2 फिर फ्रेश अपॉइंटमेंट्स स्मिता मौल और अंबिका आनंद जी का देखते हैं। आई होप यहीं पर रुक जाए, कुछ और अपॉइंटमेंट्स ना हो, अब इनको काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा लाखों जो है पेंशन भोगी और सैलरी अर्नर्स को जो है इंतजार है कि आखिर क्या निकल करके आता है। और जाहिर तौर पर हार्ट बीट इसलिए भी बढ़ गई कि जो एनसीजेसीएम है उसने जो फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिसका स्वागत कर रहे हैं सभी सरकारी कर्मचारी, 3.83, और ये काफ़ी उन्होंने जो कह के जो है सरकारी कर्मचारियों का दिल तो जीत लिया है। वक्त की मांग है, इन्फ्लेशन है, और इन सब से एडजस्ट करते हुए 8th पे कमीशन जो है फिटमेंट फैक्टर पर क्या फैसला लेगा, उसके लिए तो अभी वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर पूरा तैयार होते हुए। लेकिन इसके साथ साथ ये सारी बातें तो चल रही हैं विशाल। आपने कहा डीए, डियरनेस अलाउंस, इसको लेकर के भी जो है ना इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है। आज तो मैम देशव्यापी हड़ताल था, कब था वो हड़ताल? आपसे जो है न्यूज रूम में चर्चा भी हो रही थी। बहुत ही इस तरीके से था कि लंच टाइम में सरकारी कर्मचारियों ने कहा था कि वो अपने लंच टाइम में इसको प्रोटेस्ट करेंगे, तो उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट, सरकार को समय दिया है, सरकार को समय दिया कि भाई हो क्या रहा है बताओ तो सही। क्योंकि अक्सर मुझे बचपन से याद है कि होली के वक्त में मेरे पेरेंट्स क्योंकि इससे जुड़े हुए थे, होली के वक्त में ये अनाउंसमेंट हो जाता था, तो एक होली का बोनस होता था और जनवरी से अरियर्स भी इसके मिलते थे, जनवरी से लागू होता था और होली में मार्च के महीने में अनाउंस होता था, और हम
अप्रैल के मध्य में पहुंच गए, लेकिन डीए और डीआर को लेकर के अभी तक जो उनको जो मिलता है उसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है। और इसीलिए इस अलाउंस के लिए जो है आज देश भर में जो है सरकारी कर्मचारियों ने लंच टाइम पर इसका अपना विरोध प्रदर्शन एक तरह से जताया है, अपनी नाखुशी कि भाई हुआ कहाँ, क्या हुआ, मार्च में होना था, अप्रैल के बीच में पहुंच गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं खौफ है। जब हमने कोविड की सिचुएशन देखी थी तो आपको याद होगा तब इस पर हॉल्ट लगा दिया गया 18 महीने का जो एरियर, बिल्कुल वो रोक दिया गया था। अभी भी वॉर जैसी सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और उससे बार बार कहा जा रहा है कि ग्रोथ के लिए चुनौती होगी, महंगाई बढ़ने वाली है, सरकार के लिए जो हम तेल इतनी बड़ी संख्या में आयात करते हैं ये एक टेंशन हो सकती है, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी हम तो भाई डॉलर में खरीदेंगे और हमारा रुपया तो कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में सरकार के ऊपर जो है ना उनके फिस्कल पर बहुत प्रेशर है, बहुत दबाव है। इसीलिए कहीं सरकार फिर से तो नहीं कुछ इस तरह का रोक लगा देगी। पर अच्छी खबर यह है कि देखिए अब ट्रम्प साहब का भी मूड बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है। उनके जो है ट्रुथ सोशल के जो आप देखेंगे एक्स प्लेटफॉर्म पे जो उनके संवाद आ रहे हैं, अब वो दिख रहे हैं कि हाँ बात वो करने के मूड में आते हुए नजर आ रहे हैं। और लग रहा है कि ये वॉर जो है इस पर हम कुछ खबर अगले कुछ, मैं कहूँगी कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे 1-2 दिन में, पर मुझे लगता है इतनी जल्दी तो शायद इसका रेजोल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन हाँ कुछ नजर आए तो हो सकता है उसके बाद जो है डीए हाई की अनाउंसमेंट हम या अगले हफ्ते, आज जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है, जनवरी 2026 से मिलने वाला अरे सभी को अच्छा लगता है अकाउंट में पैसा आना, तो ये देरी क्यों हो रही है ये समझ के परे है। और इसीलिए आज देश भर में सरकारी कर्मचारियों ने अपने लंच आवर में प्रदर्शन किया। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां यानी एनबीएफसीज के लिए जो है नई ब्रांच खोलने के नियमों को और सख्त कर दिया है। ब्रांच ऑथराइजेशन गाइडलाइंस 2025 के तहत अब कंपनियों की वित्तीय स्थिति और क्रेडिट रेटिंग के आधार पर ही उन्हें जो है नई ब्रांचेस खोलने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा प्रियंका मैम, गोल्ड लोन कंपनियों के लिए भी जो है नियम थोड़े सख्त कर दिए गए हैं। क्या है ये पूरा मामला, इसको भी थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। तो इनका जो एक्सपेंशन है, ये जो एनबीएफसीज हैं, ये बैंकिंग लाइसेंस के लिए और जो गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां, ये सब जो है बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही हैं, अपने ब्रांचेस खोल रही हैं, बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करती हुई नजर आती हैं। और एक जो है ना देश भर में ये जो है फैलना चाहती है, अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहती है। और आरबीआई ने सख्ती भी की है, कुछ आसानी भी की है। लेकिन आसानी की है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे होंगे तो जिम्मेदार बैंकर की तरह आपको यहाँ पर काम करना होगा। और एनबीएफसी ने कहा कि इनके फाइनेंशियल स्ट्रांग होने चाहिए, कि अगर आपके फाइनेंशियल्स जो हैं वो स्ट्रांग हैं तभी आप ब्रांच खोल सकते हैं। हालांकि इसका सिस्टम बहुत आसान हो जाएगा, उन्हें बस जो है अब एक वेबसाइट है जिस प्रवाह, जिसमें जाकर के ये अप्लाई करना होगा और 30 दिन में अगर आरबीआई की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो वो अपने ब्रांच जो है खोल सकते हैं, नए ब्रांचेस जो है वो ला सकते हैं। लेकिन आरबीआई ये चाहता है कि ऐसा ना हो कि ये जो डील है इसमें आप कुछ आनाकानी करते हुए कुछ रूल्स का उल्लंघन कर लें और तब फिर आपको जो है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अभी आरबीआई ने कहा कि देखिए आप खुद ही अपने आप को असेस कीजिए, एनालाइज कीजिए। अगर आप एक छोटी कंपनी है, यानी आप एक ऐसी एनबीएफसी हैं जिसके पास 50 करोड़ रुपए तक का नेट ओन्ड फंड है, उनकी क्रेडिट रेटिंग कम है, तो आप केवल उसी राज्य में जो है वो ब्रांच खोल पाएंगे जहां आपका एक मुख्य ऑफिस रजिस्टर्ड हो। वहीं अगर आपकी जो पूरी ओन्ड पैसा है वो 50 करोड़ से ज्यादा का है तो और क्रेडिट रेटिंग डबल है तो फिर आप पूरे भारत में विस्तार कर सकते हैं। और प्रवाह पोर्टल में जाकर के इनको आवेदन देना है, नो ऑब्जेक्शन नहीं आता 30 दिन में तो यानी आप खोल लीजिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसी तरह गोल्ड लोन, अब गोल्ड लोन जो है ना विशाल हमारे देश में, मैं वही माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं बीच में मैडम, ये कदम को ऐसे मैं जोड़ कर देख पा रहा हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बड़े पैमाने पर जो है देश के जो मिडिल क्लास जनता है या जो है जनजीज जिसको कहिए, बढ़ चढ़कर लोन ले रही है। समझिए अब तो आसानी से लोन मिल जा रहा है एनबीएफसी से। जैसे अगर मान लीजिए सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक नहीं दे रहे हैं कुछ दिक्कत की वजह से या डॉक्यूमेंट्स में लैप्स की वजह से या कोई मान लीजिए उनका प्रोसेस ड्यू प्रोसेस नहीं पूरा, एनबीएफसी तुरंत दे देती हैं। और इस पैमाने पर दिया जा रहा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। गोल्ड लोन का आंकड़ा ही देखिए ना, कितने बड़े पैमाने पर लोग जो है गोल्ड लोन, शायद यही तो नहीं बड़ी वजह है कि भाई इतने बड़े पैमाने पर आप लोन डिसबर्स कर रहे हैं, तो थोड़ी सख्ती किया जाए। और ऐसे लोन दिए जा रहे हैं जिसमें आपका कोई कोलैटरल नहीं है, और ये लोन जो है ये बैड लोन कहलाए जाते हैं फाइनेंशियल दुनिया में। और इससे क्या होता है, देखिए वो तो पैसा दे के अपना कस्टमर बेस दिखा रहे हैं, पर डिफॉल्ट का खतरा होता है और फिर इसके क्या होता है बैंक के फाइनेंशियल पर असर पड़ता है। और गोल्ड लोन में तो भाई अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो
आपका कोलैटरल है बैंक के पास, वो गोल्ड आपका जब्त कर लिया जाता है। तो अभी भी हमने देखा कि कुछ जो स्मॉल फाइनेंस बैंक थे, ये एनबीएफसी की खबर हम आपको बता लेंगे, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक थे जैसे कि उज्जीवन, इसको मना कर दिया गया बैंक कि वो बड़ा बैंक नहीं बन सकते हैं, उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। और भी करीब 18-19 ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, और क्यों मना किया गया? क्योंकि उनके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं थे, उनकी जो लोन क्वालिटी थी, क्योंकि ऐसे लोन बहुत नज़र आ रहे थे जहाँ पे कोलैटरल फ्री लोन उन्होंने, जहाँ ऊंचा ब्याज मिलता है बैंक्स को, ठीक है, बहुत मोटा ब्याज वो लेते हैं, वैसे पर्सनल लोन हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, इन पर बहुत मोटा ब्याज लेते हैं। तो देखिए ब्याज से उनकी कमाई हो रही है, उन्होंने अच्छा खासा लोन ये दे दिया क्योंकि देना आसान है। और जो जेन जी हो गए या कुछ ऐसे लोग हो गए जिनके पास कोई चीज़ गिरवी रखने के लिए, यानी वो होम लोन के एवज पे लोन नहीं ले रहे हैं या गोल्ड नहीं रख सकते, तो उनके लिए कोलैटरल फ्री लोन जो है वो बहुत आसान हो जाता है। ये आसानी से दे देते हैं, उन्हें आसानी से मिल जाता है बिना सिबिल स्कोर देखे। वे भी कई एनबीएफसीज और जो है वो इस तरह के लोन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए स्मार्टफोन लेना हो मैडम, या कोई व्हाइट गुड्स लेना हो, लिए और चुकाए नहीं, उसके बाद पता चला डिफॉल्ट हो गया। इसके बाद कई बार हम लोगों ने ये भी मनी सेंटर में खबर की थी कि जो डिपॉजिट का जो ग्रोथ है मैडम, वो घटता जा रहा है। बैंकों के पास पैसा नहीं है, बैंकों के पास जमा जो पूंजी वो नहीं है, उसके ज्यादा बनिस्बत वो लोन कर्ज दे रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या और ऐसे लोन जिसको जो सपोर्टेड नहीं है किसी भी तरह के एसेट से। अच्छा, अब गोल्ड लोन कंपनी के लिए भी सख्ती की है। उन्होंने कहा है कि भाई अगर ऐसी कंपनी 1000 से ज्यादा ब्रांच खोलना चाहती है तो उसे पहले आरबीआई से एक परमिशन लेनी होगी, और गोल्ड लोन देने वाले हर ब्रांच में सोने की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम हो, उसकी स्टोरेज के लिए वो क्या कर रहे हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो जो गोल्ड उनके पास आ रहा है वो उसे कैसे रखेंगे। और साथ ही में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर भी उन्हें जो है नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी को जानकारी देनी होगी कि वो ये ला रहे हैं। साथ साथ ब्रांच खोलना ही नहीं, ब्रांच बंद करने के भी बहुत इसमें नियम उन्होंने दिए हैं कि आप कैसे फटाफट खोल लिए, फटाफट बंद कर दिए किसी को बताए हुए। ऐसा नहीं, 3 महीने का आपको नोटिस देना है ब्रांच बंद करने से कम 3 में पहले, अखबारों में सब जगह, ताकि लोगों को पता चला कि भाई ये बंद हो रहा है बैंक, तो वो अपने पैसे निकाल सके। आरबीआई और एनएचबी को उनको बताना होगा कि हम इसे बंद करना है। तो आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल के जरिए ये आसान पेपर वर्क कम कर दिया। आप डिजिटली जो है अप्लाई करेंगे अपने ब्रांचेस के लिए, लेकिन ड्यू डिलिजेंस आपको अपने लेवल पर करना है। ड्यू डिलिजेंस में ये, इसीलिए ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि भाई हो सकता है आरबीआई के पास अब इतने सारे और भी काम हैं और प्लस इतने सारे आवेदन आ रहे हैं, तो वो हर आवेदन को शायद नहीं देख रही हो, लेकिन आप अपने लेवल पर जिम्मेदारी के साथ ये इंश्योर करेंगे कि आपके पास कितना फंड है, आप कितने ब्रांचेस कहाँ खोल सकते हैं। इन ब्रांचेस में अगर आप गोल्ड लोन जैसी कोई सुविधा दे रहे हैं तो उसके लिए एक बैकअप में पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके पास है या नहीं। आप अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, एचएफसीज कहा जाता है, तो फिर आपको नेशनल हाउसिंग बैंक से इसका परमिशन आपको लेना चाहिए, और गोल्ड लोन के लिए है तो आपको आरबीआई से एक स्पेशल परमिशन चाहिए होगी। तो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे रोबस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और बैंक फ्रॉड भी जो है हमने अभी इसी कहानी को जोड़िए मैडम, इसी कहानी को जोड़िए। गोल्ड वाली बात आपने कही तो मुझे तुरंत उसी समय दिमाग में क्लिक किया। आप ही से न्यूज रूम में चर्चा में कर रहा था 23 करोड़ का, आप लोगों ने कवर भी किया था। 23 करोड़ का गोल्ड लोन मामला था 2-3 साल पहले का। उन्होंने जो है ना सोने की जांच की और उसके बदले में भारी भरकम जो है करोड़ों में लोन दे दिया। तो ये सब पे भी जो है सख्ती होने से जो है सब चीजें भी। और इसमें मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि अभी जो है ना आरबीआई ने जो है फाइन जो कलेक्ट करते हैं वो उनका कम हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो सख्ती की है वो काम कर रहा है। और ये सख्ती जरूरी भी है हमारे जैसे देश में जहाँ इतने लोग बैंकिंग सेवाओं से जुड़े हुए हैं, और हम बड़े फक्र से कहते हैं कि हम जनधन के आने के बाद ये आंकड़ा कितना बड़ा हो गया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। बिल्कुल, लेकिन क्या हम उनको उस तरह का एक बैंकिंग दे पा रहे हैं? और ये आरबीआई जो है उसकी कोशिश नज़र आ रही है। छोटे बैंक्स हों, एनबीएफसीज हों, गोल्ड लोन लेने देने वाले बैंक हो, या फिर हाउसिंग फाइनेंस बैंक हो, इन सब पर जो है अब आरबीआई जो है इस तरह के नियम लाया कि आप धड़ल्ले से बस यूं ही जाकर ब्रांच नहीं खोलेंगे। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप, आपके पास उसको सपोर्ट करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, इन सब का ख्याल रखना जरूरी है। मैम लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से कई खबरें हम लोग सुनते आते हैं, गाँव देहात में भी गए, मुंह बांध कर गए, राइफल वाइफल लेकर गए और लूट लिया। जो गोल्ड वाले जितने भी जो ब्रांचेस हैं, गोल्ड लोन वाले ब्रांचेस, या गए वहां पे, इसलिए ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। छोटे शहरों में, टियर 2 टियर 3 शहरों में तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास क्या उसकी सेफ्टी का क्या इंतजाम है, ये आप साबित कीजिए। एग्जैक्टली। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं।
जिस तरह से मैडम जो सैलरी को लेकर हम लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जिस तरह से जो है मारकाट होता हुआ देखा मैम, आगजनी हुई और लोग जो है धरना प्रदर्शन करते हुए देखे और फिर उग्र होता हुआ देखा, उसके बाद सरकार का हस्तक्षेप हुआ। इसी मामले को लेकर जो है इस कहानी में एक ईपीएफओ वाला एंगल भी सामने आ रहा है। असल में क्या है मैडम कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हाल ही में बढ़े न्यूनतम वेतन ने एक नई बहस छेड़ दी है। असल में यूपी के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे जिलों में जो है 1 अप्रैल से सेमी स्किल्ड और स्किल्ड मजदूरों की सैलरी जो 15,000 रुपये से ऊपर पहुंच गई। वहीं हरियाणा में अनस्किल्ड मजदूरों की जो न्यूनतम वेतन वो 15,220 रुपये हो गया। मौजूदा नियमों में के तहत कहा गया है मैडम कि 15,000 रुपये तक कमाने वालों के लिए ईपीएफओ में शामिल होना अनिवार्य है, लेकिन इससे ज़्यादा सैलरी पर ये जो है अनिवार्य का वाला मामला जो है खत्म हो जाता है। तो ये तो बड़ा आफत है मैडम, बेचारे ये लोग रोड पर आए कि भाई मेरा वेज बढ़ा दो, वेज जैसे बढ़ाए सोशल सिक्योरिटी जीरो होगी। बिल्कुल 9 जनवरी को मैंने और आपने मनी सेंट्रल पर इसी पर बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पर कि आप संज्ञान लीजिए और बताइए कि इस सीलिंग को जो अभी 15,000 है, क्योंकि ऐसी डिमांड जो है वो ट्रेड यूनियंस की तरफ से भी आ चुकी है कि इस 15,000 को बढ़ा करके 25,000 तक ले जाया जाए। ये 15,000 में जो अभी विशाल ने बताया कि भाई 15,000 तक अगर आपकी सैलरी है तो आप जो है कंपल्सरीली जो है ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन 15,000 से ऊपर है तो आप ऑप्ट आउट कर जाएंगे कि भाई ठीक है छोड़ दीजिए। अब अगर मेरी सैलरी मान लीजिए 20,000 के आसपास है, मैं कहूँगी अब इसमें मुझे ईपीएफओ की तरफ भी कटवाना पड़ेगा पैसा, मेरी इन हैंड कम हो जाएगी, टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, तो छोड़ो, मुझे ऑप्ट आउट का एक ऑप्शन मिल रहा है तो मैं ऑप्ट आउट कर जाती हूँ। और इसीलिए ये जो बेसिक है ना 15,000 की, इसको बढ़ाने की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है सरकार को कि भाई आप जो है इसके बारे में सोचिए और 4-5 महीने में उनको भी इसका जवाब देना है। मनसुख मांडविया जी ने भी संसद में इस बारे में बात करते हुए कहा कि अभी हम विचार कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होगा। मांग हो रही है कि इसे 25,000 पर जो है ट्रेड यूनियंस ने मांग की कि इसे 25,000 कर दिया जाए। वो कह रहे हैं कि अभी हम देखेंगे इसे हम 25,000 लेके जाएं या नहीं लेकर के जाएं। ये जो सीमा है ना ये लगभग 11 साल से बदली नहीं है, ये 15,000 पर है करीब 11 साल से। सितंबर 2014 में ये सीमा जो है 15,000 पे लेके पहुंची थी और अभी तक वो 15,000 पर ही है। तो ये जो बेसिक सीलिंग है ना सैलरी की, जिसके ऊपर आपका ऑप्शनल हो जाता है, उसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। और अब जो हमने धरना प्रदर्शन देखा, मैं और आप तो नोएडा में हमारा ऑफिस है, हमने महसूस किया, हमारे कितने सारे कॉलीग्स को दिक्कत हुई और आसपास जो है जिस तरह से वायलेंस की तस्वीरें सामने आ रही थी, तो अब उन लोगों ने अपनी बात तो मनवा ली, उनकी तनख्वाह तो बढ़ गई है यूपी और हरियाणा में। लेकिन तनख्वाह बढ़ने के बाद ये खतरा भी है कि अब वो ईपीएफओ के दायरे से बाहर चले जाएंगे, यानी वो निवेश जो वो अपने बुढ़ापे के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, एक फोर्स्ड निवेश जो है वो आपके रिटायरमेंट के लिए हो रहा था, वो भविष्य निधि आपकी जो बन रही थी, उससे आप वंचित ना रह जाएं। और इसलिए इस सीलिंग को बढ़ाने की अब ज़रूरत और ज़्यादा महसूस की जा रही है। चलिए मैडम, चूंकि आपका पर्सनल फाइनेंस से ज़्यादा सरोकार है, लंबे समय तक आपका अनुभव रहा है, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ईपीएफओ की कहानी जब हो रही है मैडम, ईपीएफओ कितना जरूरी है हमारे लिए, ये आप जो है हमारे व्यूवर्स को, मनी सेंटर के व्यूवर्स को प्लीज़ समझाइए। देखिए ईपीएफओ में क्या होता है, आपकी सैलरी का एक हिस्सा जो है वो इसमें जमा होता है और आपका एम्प्लॉयर भी उतना ही हिस्सा जमा करता है और ये जमा होते जाएगा जब तक कि आप 60 साल के नहीं हो जाते हैं। और जब आप 60 साल के हो जाते हैं, जब आप वर्कफोर्स से रिटायर होते हैं, तो ये पैसा आपको मिलता है और इस पर आपको ब्याज भी देती है सरकार। उस ब्याज पर भी हर साल जो है हम देखते हैं लंबी चौड़ी बहस होती हुई नजर आती है। अभी भी 8+ के आसपास उस पर ब्याज मिल रहा है, जो कि आपको कहीं और इतना ब्याज नहीं मिलेगा। एक अश्योर्ड रिटर्न यहाँ पर आपको मिल रहा होता है और जब आप रिटायर होते हैं तो इससे कुछ हिस्सा आप लमसम निकाल लेते हैं और वो टैक्स फ्री रहता है और उसके बाद कुछ हिस्से से आपको जो है वो पेंशन भी मिलती है, फैमिली पेंशन भी मिलती है। और ये ईपीएफओ में जो कंट्रीब्यूशन जाता है ना, अगर मान लीजिए कि कर्मचारी की मृत्यु हो जाए काम के दौरान, तो वहाँ से भी आपको एक इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलती है। तो ये हमें लगता है कि हमारा पैसा जो है वो ज़बरदस्ती हमसे लिया जा रहा है, काटा जा रहा है, लेकिन ये भविष्य निधि जो नाम है, आपके भविष्य के लिए निधि का संचय हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए अभी जो सीलिंग है 15,000 और 15,000 से जैसे सैलरी ऊपर जाती है तो लोग इससे कतरने लगते हैं। तो इसीलिए उस सीलिंग को बढ़ाने की अब जो है मांग ज़्यादा उठ रही है। चलिए मैडम, आपने बहुत ही आसान भाषा में सारे विषय को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही जो है डिकोड की है। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।